गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम फाइनल अकाउंट्स अर्थात अंतिम खातों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान में ट्रायल बैलेंस अर्थात तलपट के बारे में अध्ययन किया था। फाइनल अकाउंट्स इज द लास्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस अर्थात अंतिम खाते लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। ट्रायल बैलेंस इज prepared at the end of all the accounting year to know the balance of all the accounts and to test the arithmetic accuracy of accounts अर्थात सभी खातों का शेष जानने के लिए और खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए सभी खातों का लेखा वर्ष के अंत में संतुलन अर्थात तलपट तैयार किया जाता है। बट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू नाउ अबाउट द प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन। लेखांकन का मूल उद्देश्य पिछले वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष की स्थिति के दौरान लाभ या हानि के बारे में जानना है। दिस कैन बी नाउ ओनली इफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसे केवल तभी जाना जा सकता है जब व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं। These are also known as financial statements which are prepared from trial balance। इन्हें वित्तीय विवरण के रूप में भी जाना जाता है जो तलपट से तैयार किए जाते हैं। अब इसमें ट्रेडिंग अकाउंट को शामिल किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल किया जाता है और बैलेंस शीट को शामिल किया जाता है। एज these three statements are prepared to give the final result of business। ये तीनों स्टेटमेंट जब तैयार किए जाते हैं तो इनकी सहायता से ही व्यापार के बारे में जो भी अपना परिणाम रहता है, लाभ या हानि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। All these are collectively called as final account। इन तीनों को सामूहिक रूप से अंतिम खाते कहा जाता है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है और बैलेंस शीट भी आती है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू ट्रेडिंग कंसर्न विच परचेज एंड सेल्स फिनिश गुड्स टू नाउ द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस incurred by them from buying and selling of goods during a particular period of time। कहने का अर्थ यह है कि ट्रेडिंग अकाउंट में व्यापार से संबंधित जो भी जैसे माल की बिक्री है, कच्चे माल को खरीदा जाता है, उसका जो प्रारंभिक रहतिया है या अंतिम रहतिया है, इन सब को व्यापार खाते में शामिल किया जाता है और व्यापार खाते की सहायता से हमें सकल लाभ और सकल हानि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो एक निश्चित अवधि में माल बेचने से या कच्चा माल खरीदने से जो भी हमें सकल लाभ या सकल हानि होती है वो ज्ञात होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, जिसे लाभ हानि खाता कहा जाता है। फॉर नॉन कॉरपोरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परचेज एंड लॉस अकाउंट्स इन सेकेंड पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। जो गैर व्यापारिक संस्थाएं हैं उनके लिए लाभ हानि खाता वित्तीय विवरणों का द्वितीय भाग होता है। इट इज प्रिपेयर्ड टू नाउ द नेट लॉस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। इससे अपने को निश्चित अवधि में व्यापार को शुद्ध हानि हो रही है या शुद्ध लाभ हो रहा है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लाभ हानि खाते में जो भी अप्रत्यक्ष व्यय हैं या अप्रत्यक्ष आय है उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। यदि
आय अधिक होती है और खर्चे कम होते हैं तब तो शुद्ध लाभ होता है, और अगर खर्चे ज़्यादा और आय कम होती है तो हमें शुद्ध हानि प्राप्त होती है। उसके बाद में आता है बैलेंस शीट, जिसे चिट्ठा कहा जाता है। बैलेंस शीट इज ए कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच शो बैलेंस ऑफ कैपिटल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। जो चिट्ठा होता है वो अंतिम खातों में सबसे महत्वपूर्ण होता है और वित्तीय विवरण होते हैं उसका एक भाग होता है। अंतिम जो चिट्ठा होता है उसकी सहायता से हमें संस्था की पूंजी कितनी है, उसके कितने दायित्व हैं, उसकी कितनी संपत्तियां हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखें, चिट्ठे में केवल जो पर्सनल अकाउंट है जिसे व्यक्तिगत खाते बोलते हैं और रियल जिसे वास्तविक खाते, उन्हीं को इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट की सहायता से आपस में बंद कर दिए जाते हैं, और जो बैलेंस शीट होती है उसी की सहायता से एक संस्था की क्या आर्थिक स्थिति है उसका सही चित्रण होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जो चिट्ठा होता है वो एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है, इसमें एज ऑन लिखा जाता है, एज पर नहीं लिखा जाता है। अब आगे हमने जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, उसके जो फॉर्मेट है उनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले ऊपर लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि किस साल का अपन बना रहे हैं वो इसमें आ जाएगा। इसमें होते हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सबसे पहले डेबिट साइड में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, और परचेज में से परचेज रिटर्न घटा दिया जाता है। उसके बाद में टू डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसमें वेजेज है, फ्राइट है, केजेज इनवर्ड है, कस्टम ड्यूटी है, फैक्ट्री एक्सपेंसेज है, रॉयल्टी है, फ्यूल एंड पावर है, इंपोर्ट ड्यूटी है, वर्क्स रेंट है, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेज है, एक्साइज ड्यूटी है, वेयर हाउस एक्सपेंसेज है, वेजेज है, सैलरी है, ऑक्ट्री है, डक चार्जेज है, कंज्यूमेबल स्टोर है, रेलवे फ्राइट है। ये सब खर्चे जो भी डायरेक्ट होते हैं वो इसके डेबिट बॉक्स में लिख दिए जाते हैं। उसके बाद में क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाई सेल्स, और बाई सेल्स में से जो भी सेल्स रिटर्न है वो घटा के लिख दी जाती है। उसके बाद में बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा है और डेबिट का कम है तो डेबिट पक्ष में आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, और इसका अपोजिट उल्टा, अगर डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा है और क्रेडिट पक्ष का कम है तो आएगा इसमें बाई ग्रॉस लॉस, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसका फॉर्मेट आगे बताया गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल का जो है क्षैतिज प्रारूप बताया गया है। सबसे पहले अगर वहाँ जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट था उससे अपने को अगर ग्रोस लॉस होता है तब तो डेबिट में आएगा, और अगर ग्रोस प्रॉफिट होता है तो वो क्रेडिट में आएगा। उसके बाद में जो भी अपने खर्चे हैं, जो भी इंडायरेक्ट, जैसे कि ऑफिस संबंधी इंडायरेक्ट खर्चे हैं जिसमें सैलरी है, ऑफिस रेंट है, लाइट है, लीगल चार्जेज है, पोस्टेज है, प्रिंटिंग है, ये सब खर्चे इसमें आ जाएंगे ऑफिस में। इसके अलावा जो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में खर्चे हैं वो इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा जो फाइनेंस एक्सपेंस है वो इसमें आ जाएंगे। कहने का अर्थ है कि जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं वो सब इसके डेबिट पक्ष में लिख दिए जाएंगे। उसके बाद में क्रेडिट पक्ष में जो भी अपनी अदर इनकम है, जैसे कि कमीशन प्राप्त किया या डिस्काउंट रिसीव किया या इंटरेस्ट रिसीव किया, जो भी अपनी इनकम है या अब नॉर्मल गेन है या आपने कोई फिक्स एसेट्स को सेल किया है, वो सब इसके क्रेडिट पक्ष में लिख दिया जाएगा। अब अगर क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा और डेबिट पक्ष का योग कम है तो इसमें आएगा अपने को नेट प्रॉफिट, और इसका अपोजिट, यदि डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा और क्रेडिट पक्ष का योग कम है तो नेट लॉस ज्ञात होगा, जिसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में
प्रॉफिट एंड लॉस का जो वर्टिकल फॉर्मेट है, वर्टिकल फॉर्म है वो उसमें बताया गया है, जिसमें सबसे पहले लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में जो भी अपनी अदर इनकम है, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड किया या डिस्काउंट रिसीव्ड किया या इंटरेस्ट रिसीव्ड किया, डिविडेंड रिसीव्ड किया या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है, इंश्योरेंस क्लेम है, उन सबको इसमें जोड़ दिया जाएगा। और उसके बाद में जो भी अदर एक्सपेंस, जैसे कि आपके ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेज हैं या फाइनेंशियल एक्सपेंसेज है या मेंटेनेंस एक्सपेंसेज है या अर्बन लॉसेज है, उनको इसमें से घटा दिया जाएगा, जिससे अपने को या तो नेट प्रॉफिट ज्ञात होगा या नेट लॉस ज्ञात होगा। अब इसके बाद में आता है चिट्ठा। चिट्ठे का फॉर्मेट, चिट्ठे का फॉर्मेट में हमने सबसे पहले इसमें जो चिट्ठे का है वो हॉरिजेंटल फॉर्मेट बताया गया। चिट्ठे में एक बार विशेष ध्यान दें कि चिट्ठे का अर्थ ये होता है कि चिट्ठा एक निश्चित तिथि को विशेष व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का उचित एवं सही चित्रण प्रस्तुत करता है। कहने का अर्थ है कि चिट्ठा एक निश्चित तिथि को बनाया जाता है। चिट्ठे में लाइबिलिटीज भी होते हैं और एसेट्स भी होते हैं। सबसे लाइबिलिटीज में जैसे सिंडिकेटर्स है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, लोन एंड मॉर्गेज है, रिजर्व सरप्लस है और कैपिटल अकाउंट। उसी प्रकार एसेट्स में कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, बिल्स रिसीवेबल है, सनी डेटर्स है, एडवांस पेमेंट है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट्स है, फर्नीचर एंड फिटिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, ट्रेडमार्क्स है, कॉपीराइट है, पेटेंट है और गुडविल है। अब इसके बाद में इसका जो वर्टिकल फॉर्मेट है वो उसमें बैलेंस शीट का बताया गया है, जिसमें दो पक्ष होते हैं। सबसे पहला पक्ष होता है उसको बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा होता है उसका एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है नॉन करंट लायबिलिटीज और तीसरा होता है करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में जो भी शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस है वो उसमें आ जाती है। उसके बाद में जो सेकंड है नॉन करंट लायबिलिटीज में हमने जो लॉन्ग टर्म लोन है वो सब इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद थर्ड होता है इसमें करंट लायबिलिटीज। करंट में जो भी शॉर्ट टर्म लोन है या फिर ट्रेड पेबल है या शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाएगी। तो इस प्रकार ये हो गया पार्ट फर्स्ट, जिसका बोलते हैं इक्विटी लायबिलिटीज। उसका सेकंड पार्ट उसको बोलते हैं एसेट्स। एसेट्स में 2 होते हैं, एक तो होता है नॉन करंट एसेट्स और एक होता है करंट एसेट्स। नॉन करंट सबसे पहले आता है टेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये सब इसमें आ जाएगी। इसके अलावा जो भी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस उसमें आ जाएंगे। उसके बाद में करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड बैंक बैलेंस है और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। इस तरह से जो आपका वर्टिकल फॉर्म है वो इस तरह तैयार आपके होता है। इस प्रकार आज के व्याख्यान के द्वारा हमने अंतिम खाते जिसमें आपके ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है और बैलेंस शीट, इन तीनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। यहाँ एक बात विशेष ध्यान दें, कई जगह ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों खातों को एक साथ तैयार किया जाता है। उस समय यह ध्यान रखना है कि वहाँ इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहेंगे। धन्यवाद।